ठीक है, तो आज हम कॉन्सेप्ट करेंगे एक, जो उस दिन मैंने आपको बताया था, जो था हमारा कौन सा वेरिएबल के बारे में किया था ना उस दिन हमने, वेरिएबल के बारे में। कौन बताएगा मुझे वेरिएबल क्या होता है, सी वाले बच्चों में से? बताओ, वेरिएबल से आप लोग क्या समझते हो? क्या होता है वेरिएबल? तमन्ना, तमन्ना, तमन्ना जी बैठी क्लास में कि नहीं? हाँ जी बताओ तो, वेरिएबल क्या होता है? नेक्स्ट, शबनम, वेरिएबल क्या होता है? नेक्स्ट, आकृति, बताओ कोई भावना, सानिया, दिव्या, पलक, अज्ञे, साक्षी, कुमकुम, सुजल। ठीक है, देखो सिंपल सी है, याद रखने वाली कहानी की वेरिएबल इज ए नेम, ठीक है, इतना सा इजी सा है, इज ए नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, गिवन टू मेमोरी लोकेशन where data is stored। ठीक है, मतलब वेरिएबल उस जगह का नाम होता है जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, जो हमारा डाटा है उस जहाँ पे उस जगह पे पड़ा हुआ है, उस जगह का क्या होता है, वो नाम होता है। ठीक है, तो जब भी हमें इस डाटा को एक्सेस करना होगा तो हम डाटा के थ्रू एक्सेस नहीं करेंगे, हम उसको वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, उस दिन मैंने एग्जांपल भी बताया था आप लोगों को कि सपोज करो कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक ए नाम का वेरिएबल है और एक बी नाम का वेरिएबल है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ए नाम के वेरिएबल में हमारे पास 10 नंबर पड़ा है, बी नाम के वेरिएबल में हमारे पास 20 नंबर पड़ा है। ठीक है, और एक सम नाम का वेरिएबल है। ठीक है, इस तरह से अब तो याद आ जाएगी। ठीक है, एक ए नाम का वेरिएबल आ गया, एक बी नाम का वेरिएबल आ गया। ठीक है, और इनके अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ है, इसके अंदर डाटा पड़ा है 10 और इसके अंदर डाटा पड़ा है 20। समझ गए? ऐसे एक सम नाम का वेरिएबल भी है, एक सम नाम का वेरिएबल, इसके अंदर क्या डाटा पड़ा है, इसके अंदर डाटा पड़ा है इन दोनों का डाटा, है ना, मतलब ये वाला डाटा प्लस ये वाला डाटा, मतलब इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, 10 प्लस 20, ये वैल्यू पड़ी है। ठीक है, तो मतलब सम के पास क्या आंसर है, सम के पास है 30 आंसर। क्लियर हो गया? फिर मैंने बोला फिर मैंने बोला था तुम लोगों को कि ए की वैल्यू को मैंने 40 करना है इधर। जो हंसा ना उसको मैं खड़ा कर दूं कसम से। ठीक है, ए की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 40 कर दिया। अब मुझे बताओ यहाँ सम का आंसर क्या आएगा, इस सम के अंदर क्या वैल्यू आएगी? अब ए की वैल्यू अपडेट हो गई है, 40 आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, क्या आएगा? कुमकुम, शाबाश। और कोई? तमन्ना, क्या आंसर आएगा? इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 30 रहेगा। अब 30 क्यों रहेगा? क्योंकि वेरिएबल इसकी जो वैल्यू है ना, ए की जो वैल्यू है वो अपडेट होगी 40, लेकिन यहाँ पे जब मैं इसको डायरेक्ट डाटा के थ्रू यूज कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे इसकी पुराने डाटा को यूज किया हुआ है। समझ रहे हो? तो ये अभी भी ये जब 40 हो चुका है लेकिन यहाँ अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों अपडेट नहीं हुआ? मैंने डाटा जो तो पहले से फिक्स कर रखा है इधर। क्लियर हो गया? समझ गई? तो वेरिएबल का काम क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम में ना किसी भी समय पे कोई वैल्यू अपडेट होती है ना, तो वो जहां पे उसकी एग्जीक्यूशन होनी होती है वो उधर भी अपडेट हो जाती है। जैसे सपोज करो कि अगर मैंने यहाँ लिखा होता ना ए प्लस बी, ठीक है, कि सम किसके बराबर है, ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या होता कि जो सम में ए की वैल्यू है ना, मतलब वो क्या है 40, और बी की वैल्यू वो क्या है 20, तो आंसर क्या आना था फिर यहाँ पे 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 आंसर आना था। ठीक है, समझ गए? और जैसे अगर मैं यहाँ पे भी इसको 80 कर देता, अगर 80 कर देता तब इसका आंसर क्या बन जाना था, 120। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये काम होता है वेरिएबल्स का कि वो डाटा को एक्सेस करने के काम आती है। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? चलो जी, तो आज मैंने बताया था आपको, मतलब उस दिन भी मैंने बताया था कि सिंटेक्स कैसे लिखते हैं हम किसी वेरिएबल को यूज करने का। ठीक है, किसी वेरिएबल को
जब हमने साइन, अच्छा ये तो हमने कर लिया है, ठीक है। आज रूल लिखो, ठीक है, रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल नेम, ठीक है। अब जो ओ लेवल वाले बच्चे ना, वो आप लोग देख पाओगे कि जो रूल हमने सेम जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था ना वेरिएबल को बनाने का, वो सेम रूल हमें पाइथन में मिलेगा और सी में मिलेगा, C++ में मिलेगा, मतलब हर लैंग्वेज में हमें सेम ही रूल मिलते हैं, ठीक है। समझ गए? तो रूल नंबर 1 क्या था वेरिएबल का? वेरिएबल का नाम जो है, ठीक है, वेरिएबल नेम must started with the alphabets only, ठीक है जी। क्या बोल रहा है? मतलब जब भी तुम वेरिएबल का नाम लिखोगे तो उस वेरिएबल की शुरुआत जो होनी चाहिए वो अल्फाबेट से होनी चाहिए, मतलब या तो स्मॉल ए बी से लेके जेड तक के, या तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक का, कोई भी अपना बीच में जो अल्फाबेट यूज करना है। क्लियर हो गया? समझ गए? रूल नंबर 1 ये बोलता है। फिर क्या बोल रहा है? सेकेंड रूल क्या बोलता है? वी कैन, ठीक है, वी कैन यूज डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स with alphabets in a variable name। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम चाहें, ठीक है, तो हम डिजिट्स का मतलब नंबर्स का और स्पेशल कैरेक्टर्स का, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर आपके कौन कौन से होते हैं? एट द रेट हो गया, हैशटैग हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, सारे क्या है आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। आप इन सब का यूज करके एक कंबाइन करके वेरिएबल का नाम जो वो बना सकते हैं, ठीक है। समझ गए? सेकंड नंबर पे ये बोल रहा है अगर आप चाहें तो, कंपल्सरी नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे क्या बोल रहा है? ओनली अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर लिखना है इस तरह से। अंडरस्कोर का मतलब होता है ये अंडरस्कोर, ठीक है, ये होता है अंडरस्कोर, ठीक है, नीचे जो लगा है हाइफन जैसे नीचे जो लगता है, ठीक है, इसे बोलते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड एज स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि अगर आप लोग वेरिएबल के नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर भी रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है, इसके अलावा कोई भी और दूसरा स्पेशल कैरेक्टर जो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। समझ गए? लास्ट नंबर पे क्या बोलता है ये? लास्ट नंबर पे ये बोलता है कि नो स्पेस इज अलाउड, ठीक है, नो स्पेस इज अलाउड between a variable name, ठीक है। क्या बोलता है कि वेरिएबल का जो नाम लिख रहे हैं आप लोग, उस नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। क्लियर होगा? समझ गए? तो ये है आपके रूल्स किसी वेरिएबल के नेम को डिफाइन करने में। क्लियर हो गया? अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ सी वाले बच्चों ने देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो था ओ लेवल के बच्चों से पहले ही पूछा जा चुका है। मैं बोल देता हूँ।
ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पे बाकी एग्जांपल्स देखो आप। ठीक है, अब मुझे आप लोगों ने बताना है, मैं 2-3 एग्जांपल लिखूंगा, मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा जो वैलिड वेरिएबल है। ठीक है, जैसे मैं 4 वेरिएबल लिखाऊंगा, इसमें से मुझे बताना है कि आपने कि इसमें से चारों में से कौन सा जो वैलिड वेरिएबल नेम है। ठीक है, एक मैं लिखा ये, ठीक है, फर्स्ट नंबर ही डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से कि फर्स्ट ये है। ठीक है दूसरा वेरिएबल, ठीक है, आगे दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, और फोर्थ वेरिएबल। ठीक है, अब मुझे बताओ इन चारों में से वैलिड वेरिएबल कौन सा है। सी वाले बच्चे बताएंगे। ठीक है, देखो वैलिड वेरिएबल कौन सा होगा जो इन चारों रूल्स को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ इन चारों में से वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा है। हाँ, कौन सा है, इन चारों में से कोई एक ही है ना, बताओ वो कौन सा है। सबसे पहले बताएंगी शबनम, फिर बताएंगी आकृति, फिर बताएंगी शानिया, फिर बताएंगी दिव्या, फिर बताएंगी साक्षी, फिर बताएंगी भावना जी। बताओ। अच्छा, बता दिया, शाबाश, बहुत बढ़िया। शबनम, शबनम जी का आंसर आया सेकंड। और नेक्स्ट आकृति, सेकंड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट साक्षी, सेकंड ही। नेक्स्ट भावना जी, है, क्या हुआ, लास्ट ये वाला। ठीक है जी, अब कौन बता, अब आते हैं हम यहाँ पे कुमकुम। सर सारे ही हैं। ठीक है, चलो जी, ठीक है, चलो चेक करें एक एक करके चेक करें। देखो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि वेरिएबल का नाम जो स्टार्ट होना चाहिए किससे, अल्फाबेट से। ठीक है, अल्फाबेट से मतलब ए से जेड और ए से जेड तक। ठीक है, चलो जी, क्या ये अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है। क्या ये भी अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये भी अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या ये भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो फर्स्ट रूल तो चारों ने फॉलो कर लिया। ठीक है, अब सेकंड रूल चेक करते हैं, इसमें क्या लिखा है कि वी कैन यूज डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, विद अल्फाबेट्स इन अ वेरिएबल नेम। ठीक है, कि अगर हम चाहें तो डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो, कंपल्सरी नहीं है। तो फर्स्ट वाले में नहीं किया है, कोई बात नहीं, ये फॉलो कर रहा है। सेकंड वाले में हमने स्पेशल कैरेक्टर भी यूज किया है, नंबर भी यूज किए हैं, ठीक है जी, ये भी फॉलो कर रहा है। थर्ड वाले में हमने स्पेशल कैरेक्टर भी यूज किए, नंबर भी यूज किए, ये भी फॉलो कर रहा है। चौथे वाले में हमने कुछ यूज नहीं किया, ना स्पेस यूज किया है, ना स्पेशल कैरेक्टर यूज किया है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी रूल को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो रूल है वो कंपल्सरी रूल है, कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनली रूल है। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या बोल रहा है कि ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड एज स्पेशल कैरेक्टर, कि अगर आप स्पेशल कैरेक्टर यूज किया तो वो सिर्फ सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है। ठीक है, तो इसने तो किया नहीं था, ये ऐसे फॉलो हो रहा है। इसने किया तो अंडरस्कोर ही किया, भी फॉलो हो रहा है। इसने किया इसलिए अंडरस्कोर ही किया, भी फॉलो हो रहा है। समझ गए? और इसने नहीं किया तो ये भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो मतलब अभी तक ये चारों जो है वो 3 रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। लास्ट रूल क्या बोल रहा है कि नो स्पेस इज अलाउड। ठीक है, कि इन चारों के बीच में एक भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आया कि ये चारों के चारों क्या है, चारों के चारों ही वैलिड वेरिएबल नेम है। ठीक है, समझ गए? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? अच्छा, उस दिन मैंने आपको बताया था कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी। ठीक है, तो क्या आता है, सबसे पहले आता है डाटा टाइप। क्या आता है? डाटा टाइप। ठीक है, डाटा टाइप का आता है वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। ठीक है, और वेरिएबल नेम के बाद लगता है इज इक्वल टू, और यहाँ आती है उसकी वैल्यू, सॉरी वैल्यू।
और एंड में आता है सेमीकोलन। ठीक है, ये है आपका एक टाइप। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, कैसे, ऐसे करके। क्या आएगा, पहले आएगा डाटा टाइप, फिर आएगा वेरिएबल नेम, आ गया, फिर आता है सेमीकोलन। ठीक है, दो तरीके से आप लोग जो है वो वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। क्लियर हो गया, समझ गए कि नहीं? अब याद रखना, उस दिन मैंने आप लोगों को है ना एक वो करवाया था, चार्ट जैसा करवाया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि अगर डाटा टाइप जो होते हैं हमारे पास टोटल 3 तरह के हैं। ठीक है, और ये होता है उनका फॉर्मेट। कौन कौन से थे, एक था इंट, एक था फ्लोट, एक था कैर। ये 3 बताए थे ना आपको उस दिन। ठीक है, तो मैंने बोला था कि अगर आप इंट यूज करोगे तो इंट के लिए कौन सा फॉर्मेट होता है, %d। ठीक है, और जब आप फ्लोट का यूज करते हैं तो फ्लोट के लिए कौन सा फॉर्मेट होता है, %f। ठीक है, और जब आप कैरेक्टर का यूज करते हैं तो कैरेक्टर के लिए कौन सा फॉर्मेट होता है, %c। समझ गए? तो ये 3 फॉर्मेट आपने याद रखने हैं और इनके डाटा टाइप भी याद रखने हैं। ठीक है, मतलब ऐसा वेरिएबल बना रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को एंटर करे बिना पॉइंट के, तो आपने उसको इंट डाटा टाइप देना है। अगर वेरिएबल को फ्लोटिंग नंबर भी चाहिए तो उसको फ्लोट दे देना है, और वेरिएबल को सिर्फ स्ट्रिंग चाहिए मतलब अल्फाबेट्स चाहिए तो उसको आपने कैर दे देना है। क्लियर हो गया, समझ गए? तो बच्चा कोडिंग करनी है अभी थोड़ी देर में ना, क्वेश्चन दूंगा करने को मैं। आज से आपका प्रैक्टिकल बेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, लिखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो आप। देखो क्वेश्चन कैसे लिखना आप लोगों ने, जब भी सी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखना तो आपने स्लैश लगाना है, इस तरीके से लगा दिया। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। जिस दिन हमने स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ा तो वहां पे लिखा है इसको, क्या बोलते हैं, ये होता है कमेंट। ठीक है, कमेंट, कमेंट का मतलब कहता है कि उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता, स्किप कर देता है। ठीक है, और ओ लेवल बच्चे देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में सेम ऐसे लगता है, सिंगल लाइन स्क्रिप्ट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, और मड लाइन कैसे लगता है, मड लाइन लगता है ऐसे करके। ठीक है, सी लैंग्वेज में मड लाइन ऐसे लगता है, तो सिंगल लाइन ऐसे लगता है। ठीक है, ये मड लाइन कमेंट आ गया, और अगर सिंगल लाइन कमेंट डालना है तो यूं करके। ठीक है, लिखो राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अ वेरिएबल नंबर। ठीक है, एट कंपाइल टाइम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपने एक वेरिएबल का नंबर प्रिंट कराना है। ठीक है, कंपाइल टाइम के ऊपर, सी के अंदर। ठीक है, तो सी लैंग्वेज को हम करते कैसे हैं, कैसे लिखते हैं हम सी लैंग्वेज का कोड। सी लैंग्वेज का कोड हम बहुत इजीली लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में लिखते हैं सी लैंग्वेज के कोड हम, कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा, भावना जी? सी लैंग्वेज का कोड हम कौन से सॉफ्टवेयर में करते हैं, टर्बो, C++, जावा। ठीक है, टर्बो C++ निकालेंगे और यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करके कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू फाइल लेनी तो फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक कर देंगे, न्यू फाइल आ जाएगी। इसको एक्सपेंड करेंगे फुल स्क्रीन के लिए, फुल स्क्रीन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, ऊपर क्या क्वेश्चन दिया, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम एट रन टाइम, सॉरी एट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो सबसे पहले सी लैंग्वेज में हमें क्या करना पड़ता है, कंपलसरी जो होता है वो होता है हमारा प्री प्रोसेसर सेक्शन है ना। तो क्या लगता है, हैश इंक्लूड stdio डॉट h और हैश इंक्लूड conio डॉट h। ठीक है, ये कंपलसरी है, लगाना पड़ेगा। उसके बाद लगाना पड़ता है हमें void main। ठीक है, ये भी कंपलसरी है, ये भी हमें लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका यहाँ पे हमारे पास बॉडी ऑफ द प्रोग्राम शुरू हो जाती है। और बॉडी ऑफ द प्रोग्राम शुरू होने के बाद हमें क्या करता है, यहाँ पे हमें 2 फंक्शन तो लगाने पड़ते हैं, एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन होता है और एक हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, गेट ch फंक्शन होता है। ठीक है, गेट ch फंक्शन, ये दोनों फंक्शन लगाना कंपलसरी है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, आपको बोला गया कि आपने एक वेरिएबल का, वेरिएबल नेम नहीं, वेरिएबल नंबर आपने एक वेरिएबल नंबर प्रिंट कराना है कंपाइल टाइम के ऊपर। ठीक है, मतलब जो भी उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी, वेरिएबल वैल्यू लिख देना यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल वैल्यू एट रन टाइम। ठीक है, तो वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी, किस तरह की वैल्यू होगी, चाहे इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, कैर होगी, डजंट मैटर, आपने उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अगर आप किसी वेरिएबल का यूज करेंगे ना तो वो हम करेंगे इस फंक्शन से पहले। तो ऊपर आ जाऊंगा मैं और यहाँ लिख दूंगा मैं, सबसे पहले क्या देते हैं वेरिएबल नेम में, उसको देते हैं डाटा टाइप।
तो डाटा टाइप मैंने दिया, मैंने बोला कि इंट तरह का वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम क्या है, मैं लिख दिया, मैंने इसका नाम, मैं लिख दिया इसका नाम, कुछ लिख दिया मैंने ए बी, है ना, वेरिएबल का नाम आ गया। ठीक है, और इज इक्वल टू लगा के उसकी वैल्यू दे दी मैंने, कुछ भी मैंने ये वैल्यू दे दी उसको 1 2 3 सेमीकोलन लगा दिया। समझ गए? जब मैंने ये लाइन लिख दूंगा तो ये लाइन क्या करेगी, ये मेरे लिए एक वेरिएबल बनाएगी ए बी नाम का, जिसके अंदर क्या वैल्यू डाल देगी 1 2 3। समझ गए? क्लियर हो गया? अब नीचे क्या बोला इसने, इसने बोला कि आपने उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो हमें पता है कि प्रिंट करने का काम कौन करता है, सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ करता है ना प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम जो लिखेंगे, जैसा लिखेंगे वो वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, तो बस हम वही चीज लिखेंगे अब। ठीक है, हम आते हैं और यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, ठीक है, इज। ठीक है, अब देखो, जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ना, इज के बाद क्या आना चाहिए, इज के बाद आना चाहिए ये नंबर, ये नंबर ही आना चाहिए ना इसके बाद। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो अगर हमने इंट यूज किया है, इंट है ना, तो इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज डी। ठीक है, तो मैं करूंगा, मैं बोल दूंगा कि द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज परसेंटेज डी। ठीक है, परसेंटेज डी क्या बोलता है, परसेंटेज डी का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, और डबल कोड के बाद हमें कोमा लगा के बताना पड़ता है कि वो वैल्यू कहाँ से आएगी। तो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो आएगी हमारे पास ए बी से। समझ गए? तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी में वैल्यू कहाँ से आएगी, ए बी से, और ए बी की वैल्यू क्या है 1 2 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 1 2 3। समझ गए? इस तरह से क्वेश्चन जो तुम्हारा काम करेगा। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे सेव। सेव करने के लिए हमें F2 दबाना पड़ता है। यहाँ तक इसको काट देंगे और यहाँ लिख दूंगा मैं कुछ भी, लेक्चर सी, लेक्चर कौन सा है 2.c। ठीक है, एंटर कर दिया, ये बन गया। चेक करें कोई एरर तो नहीं, Alt F9 दबाएंगे, सक्सेस आगे लिखो, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करेंगे, Ctrl F9 दबा दिया, आंसर आ गया, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 1 2 3। समझ गए? क्लियर हो गए? समझ गए ना? अच्छा, अब चलो नेक्स्ट नंबर पे। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन बदल जाएगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट the values of two variable, the values of three variable लेना। ठीक है, ओ लेवल वाले बच्चे बन जाके क्वेश्चन ट्राई करेंगे ये वाला। ठीक है, इनके साथ बैठ के सी में। ठीक है, ध्यान दो, है ना, जो भी हेडर फाइल लिखी बढ़िया से लिखनी है। क्लियर हो गया? क्या लिख रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो वैल्यूज प्रिंट कराए कितने, 3 वेरिएबल्स की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि मुझे कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे, 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे इंट ए बी इज इक्वल टू 1 2 3। दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे इंट, अच्छा ए बी रहने देते हैं हम, सिंपल एक एक वेरिएबल लेते हैं। मैं लिखा इंट ए इज इक्वल टू दिस, इंट बी इज इक्वल टू दिस। अच्छा, इंट अगर मैं ये लिख दिया मैंने, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, b इज इक्वल टू दिस और इंट c इज इक्वल टू दिस। ले ली थी वेरिएबल मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे, बहुत इजी है, बहुत इजी प्रोग्राम है ये। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ प्रिंट कराना है इसको। तो अगर आप लोग चाहें तो ये सेम लाइन जो है, प्रिंट वाली जो सेम लाइन है ये आप इसको कॉपी पेस्ट करके 3 बार लिख सकते हो ना, इस तरह से करके, है ना, जैसे करके मैंने कंट्रोल इंसर्ट किया इसको, और यहाँ पे आके शिफ्ट इंसर्ट कर देंगे, कॉपी हो गई। एक और लाइन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और शिफ्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल लिख सकता हूँ यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इज परसेंटेज डी, वैल्यू कहाँ से जाएगी, ए से, है ना। द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल, वैल्यू कहाँ से जाएगी, बी से, और द वैल्यू ऑफ थर्ड वेरिएबल, वैल्यू कहाँ से जाएगी, सी से, है ना। द वैल्यू ऑफ थर्ड वेरिएबल, ठीक है, इस तरह से आ जाएगी। इसको जब मैं F2 दबा के सेव कर लिया, रन करूंगा,
सक्सेस आ गया, कोई एरर नहीं है, 2 रन करेंगे, आ गया आंसर। ठीक है। अच्छा एक सिंगल लाइन में आ गया, इसको न्यू लाइन लेना पड़ेगा। तो न्यू लाइन हम कैसे लेंगे, हमें पता है कि डबल कोड के अंदर जाके हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा यहाँ पे न्यू लाइन। तो न्यू लाइन कैसे लेते हैं, /n। ठीक है, यहाँ पे भी /n। ठीक है, कंट्रोल F9, लो जी आगे आंसर। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इज दिस, सेकंड वेरिएबल इज दिस, थर्ड वेरिएबल इज दिस, आगे आंसर। ठीक है, अगर आप 3 लाइन में यूज करना चाह रहे हो तो आप इस तरह कर सकते हो। अगर आपको सिंगल लाइन में करना है तो सिंगल लाइन में आप कैसे करोगे, इस तरह से करोगे। ठीक है, सिंगल लाइन में देखो कैसे करोगे। सिंगल लाइन में आप क्या करोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ 3 वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे द वैल्यू ऑफ 3 वेरिएबल्स इज, ठीक है, इज नहीं आर, 3 वेरिएबल्स आर। ठीक है, अगर आप आर के बाद कॉलम में लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, देखो एक वैल्यू आएगी ए से, एक आएगी बी से, एक आएगी सी से, तीनों किस टाइप के हैं, परसेंटेज डी के ही है ना, इन टाइप के परसेंटेज डी। तो मैंने क्या बोला कि मतलब कि एक परसेंटेज डी आ गया कॉमा, दूसरा परसेंटेज डी आ गया कॉमा, तीसरा परसेंटेज डी आ गया, या फिर तीसरा कॉमा लगाना तो एंड लिख सकते हो बीच में ऐसे करके ना, क्योंकि लास्ट वाले तो है एंड डी। ठीक है, मतलब क्या होगा कि 1 2 3 3 नंबर आएंगे। ठीक है, तो कॉमा लगा के बताना आपने पहला नंबर कहाँ से आएगा, वो आ जाएगा ए से, आ गया। फिर कॉमा लगा के बताना है दूसरा कहाँ से आएगा, बी से, फिर कॉमा लगा के बताना है तीसरा कहाँ से आएगा, सी से। समझ गए, इसको सिंगल लाइन में भी कर सकते हो आप लोग। कंट्रोल F9 किया, कोई एरर नहीं है, अल्ट F9 करेंगे, आंसर आ गया। द वैल्यू ऑफ 3 वेरिएबल्स आर 1 2 3 999 एंड 43। समझ गए, मतलब जो आपका परसेंटेज डी होता है ना, वो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब उसकी जगह ना वैल्यूज फिल होती हैं और वो वेरिएबल से फेच करता है उन वैल्यूज को। क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे ना एक छोटी सी बात याद रखनी है आप लोगों ने, कि आप लोग देख पा रहे हैं कि तीनों वेरिएबल ए बी और सी वेरिएबल, तीनों वेरिएबल जो है वो किस डाटा टाइप के हैं, इंट डाटा टाइप के हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो हमारा सी का रूल क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसे वेरिएबल हैं जो सेम डाटा टाइप के हैं, ठीक है, कोई ऐसे वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल जो सेम डाटा टाइप के हैं ना, तो उनको सिंगल लाइन में लिख दो। कैसे, इंट a इज इक्वल टू 1 2 3 आ गया, कॉमा b इज इक्वल टू 1 2 3 ये आ गया, और c इज इक्वल टू ये आ गया। सिंगल लाइन में लिख देना है कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है, सेमीकोलन एक बार लगता है बस लास्ट में। क्लियर हो गया। तो देखो इसमें भी कोई एरर नहीं है और आंसर आपका आ गया बन। क्लियर हो गया। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो अलग अलग वैल्यूज भी दे सकते हो इसमें। कैसे, ऐसे ठीक है, इस तरीके से। कैसे, देखो मैं इसको फ्लोट बना सकता हूं, अगर अलग अलग टाइप के तब तो नीचे लिखने पड़ेंगे। फ्लोट 99 पॉइंट ये करके लिख दिया मैंने। सी को मैं क्या बना देता हूँ, कैर बना देता हूँ, कैर बना दिया। और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब बस आप लोगों ने चेंज क्या करना है, कौन बताएगा मुझे क्या चेंज करेंगे अब हम क्वेश्चन में? बताओ शाबाश। परसेंटेज डी की जगह क्या आएगा? शाबाश, ठीक है, यही आंसर आएगा आप लोगों का। तो देखो जो पहली वैल्यू आ रही है वो ए से आ रही है, तो ए क्या है, इंट का ही है, कोई चेंज नहीं करेंगे। दूसरी वैल्यू जा रही है वो किससे आ रही है, वो बी से आ रही है, तो बी क्या हमारा फ्लोट है, तो फ्लोट का डाटा टाइप क्या होता है हमारे पास, वो होता है परसेंटेज एफ। ठीक है, तो मैं इसको क्या चेंज कर दूंगा यहाँ पे, इसको मैं चेंज कर दूंगा परसेंटेज एफ। अब लास्ट में जो वेरिएबल आ रहा है, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो किससे आ रही है, वो कैर से आ रही है, और कैर का फॉर्मेट क्या होता है, वो होता है हमारा परसेंटेज सी करके। ठीक है, तो जब हम इसको रन करेंगे तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1 2 3 99.4788996 और पी आ गया बन के। क्लियर हो गया, समझ गए। ये था आपका सी का प्रोग्राम, सिंपल था। अब थोड़ा बड़े आगे बढ़े। थोड़ा सा कौन बोल रहा है नहीं, कौन बोल रहा है नहीं, जिसने नहीं बोला उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी आज। कौन था वो, तमन्ना? हाँ तो पलक, कुमकुम। अच्छा आप ही ने बोला, मतलब आप ही ने बोला? नहीं सजीव, मैंने क्या बोला? किसने बोला? तो आपने बोला साक्षी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, राइट अ प्रोग्राम
write a program to find the sum of 3 variables. क्या बोल रहे हैं? इसने कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो 3 वेरिएबल्स का क्या करे, सम करे। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो 3 वैल्यूज का क्या करे, सम करे। तो पहले मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में हमें कितने वेरिएबल चाहिए कितने वेरिएबल चाहिए इस क्वेश्चन में हमें? कौन कौन से बताओ? शाबाश, तीन बोले, बहुत बढ़िया। बताओ कौन कौन से हैं? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 3 वेरिएबल्स का आपने सम फाइंड करना है। सामने तो लिखा है कि कितने वेरिएबल का फाइंड करना है, 3 वेरिएबल का। तो अगर आपको याद होगी, थोड़ी देर पहले मैंने एमएस वर्ड में आपको एक कॉन्सेप्ट करवा रहा था, ए बी और सम वाला करवा रहा था ना। इसमें ए और बी 2 वेरिएबल देना, ठीक है, लेकिन जब वो 2 वेरिएबल देना तो उन दोनों का जो सम था वो कौन होल्ड कर रहा था? वो एक और वेरिएबल सम नाम का वेरिएबल होल्ड कर रहा था ना। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल कितने वेरिएबल चाहिए? 4 वेरिएबल चाहिए। कौन कौन से? 3 तो ये हो जाएंगे और चौथा जो इनका सम होल्ड करेगा। समझ गए? चलो गया। तो इस तरह से बनाना है हमने, ठीक है। तो जब सम कर रहे हैं तो हमें पता है कि तीनों वेरिएबल जो होंगे वो सेम ही उसके चाहिए, सेम नंबर के चाहिए। तो हम यहाँ आ जाएंगे ऊपर और यहाँ आगे लिख देंगे, एक ए आ गया, एक बी आ गया और एक सी आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब ध्यान देना जरा ना, ठीक है। अच्छा, सम तो मैंने लिखा ही नहीं, कॉमा लिख दूंगा सम। देखो सम को वैल्यू देने की जरूरत नहीं कुछ भी, क्योंकि सम खाली है। सम के पास वैल्यू क्या आएगी? सम के पास वैल्यू आएगी a प्लस बी प्लस सी, ये होगा सम के पास। ठीक है, समझ रहे हो? ये चीज है। तो हम क्या लिखेंगे, ये वेरिएबल डिफाइन कर दिए, जिसमें क्या हो गया, पहले a नाम का वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर 1 2 3 आ जाएगा, b नाम का वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर 34 आ जाएगा, c नाम का वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर 4 5 4 आ जाएगा, और सम नाम का वेरिएबल होगा जो खाली होगा। ठीक है, समझ गया? अगर आप इसको इजिकल टू 0 लिखोगे तब भी काम करेगा। क्लियर हो गया? अगर आपको ज्यादा टेंशन हो रही तो अगर आप इसको इजिकल टू 0 लिख दोगे तब भी सेम बात रहेगी। ठीक है, लेकिन जब इसको 0 बताना तो मैं इसको खाली रख दिया, ऐसे रख दिया। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? तो मैंने इसको ऐसे रख दिया। अब क्लियर स्क्रीन तो लगाना मैंने क्या बोला कि दूसरी लाइन में हमेशा जब भी वेरिएबल डिफाइन कर दोगे तो उसके बाद आपको क्या लगाना है? क्लियर स्क्रीन लगाना है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको प्रिंट क्या कराना है? क्या चीज प्रिंट करानी है यहाँ पे आपको? यहाँ पे आपको प्रिंट कराना है the sum of 3 variables is, the sum of 3 variables are, ठीक है। और r के बाद क्या आएगा इसके आगे बताओ? r के आगे क्या आएगा? the sum of 3 variables are, इसके आगे मुझे आंसर चाहिए। परसेंटेज क्या आएगा? परसेंटेज आ जाएगा d, और परसेंटेज d आने के बाद परसेंटेज डी में वैल्यू कहां से आएगी? कहां से आएगी? एबीसी से आएगी वैल्यू। क्या लिखा बताओ? हमें प्रिंट क्या कराना है? हमें तीनों का सम प्रिंट कराना है। तीनों का सम किसके पास है? किसके पास होगा? किसके पास है? बोलो भाई, गला मेरा बैठा, आप लोगों का तो नहीं। बोलो, इन तीनों का सम किसके पास है? बी। कौन बोल रहा है? बोलो, किसके पास है इन तीनों का सम? हाँ जी, किसके पास है? किसके पास है? बता दो ना तुम्हें कोई, मैं यहाँ कोई चाकू लेके बैठा हूँ, या फिर बस एक बार बोलो गलत आंसर लो भशाक, ऐसे बैठा हूँ मैं? हाँ कोई बोल दो। लो मैंने आंखें बंद कर लिया, अब बोल दो कोई जिसने बोलना है। ठीक है, जल्दी बताओ यार, किसके पास होगा? किसके पास है? बताओ किसके पास है? जल्दी बताओ। दिव्या मैडम बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं यहाँ पे ना। इंट के पास क्या है? इंट तो डाटा टाइप है। किसके पास है?
सम के पास है, ठीक है। सम के पास ही तो है यार तीनों का सम, आपको पता नहीं है इसलिए तो लिया चौथा नंबर है हमने, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं इसका, देखते हैं। चेक करा, कोई एरर नहीं, बस वार्निंग दे रहा है, 3 वार्निंग दे रहा है, ठीक है। वार्निंग से मतलब नहीं होता, हमें एरर से मतलब होता है, ठीक है। 3 वार्निंग दे दी इसने हमें, ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे ना, देखो कंट्रोल F9 करके इसको रन किया, आंसर क्या आ गया, द सम ऑफ 3 वेरिएबल्स आर 2 3 3 2 7 8, ठीक है। चलो जी, अच्छा ना, इतना बड़ा सम आप लोग कैसे निकालेंगे, तो मैंने छोटा सा नंबर लिख देता हूँ। मैंने लिखा a किसके बराबर है, a 10 के बराबर है, b किसके बराबर है, b 20 के बराबर है, और c किसके बराबर है, 30 के बराबर है। क्या आंसर आना चाहिए अब, 60 60 आंसर आना चाहिए ना। चलो तो लो जी, क्या आंसर आया, हाँ जी, द सम ऑफ 3 वेरिएबल्स आर 3 2 7 8। आंसर गलत बता रहा है ये। गलत क्यों बता रहा है, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया a नाम का, b नाम का, c नाम का, इन तीनों को तो वैल्यूज दे दी, लेकिन एक सम जो था मैंने उसको खाली बना दिया, कुछ भी नहीं दिया उसके अंदर। जब मैंने सम वेरिएबल को कुछ भी नहीं दिया है ना, तो उसने क्या उठा लिया, उसने गार्बेज वैल्यू उठा ली। क्या उठाया, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू मतलब कि मैं तो खाली हूँ, है ना, लेकिन जब मुझे कोई बुला रहा है, हम बुला रहे हैं ना इसको यहाँ पे, हम पर्सनैलिटी के साथ इसको बुला रहे हैं, तो जब हम इसको बुला रहे हैं तो ये अपने साथ गार्बेज वैल्यू लेके आ जा रहा है, मतलब ऐसी वैल्यू जो यूज नहीं हो रही कहीं पे भी, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे ना, देखो क्या गड़बड़ हो रही है, मैंने लिख तो दिया सम यहाँ पे, लेकिन मैंने बताया तो है ही नहीं यहाँ पे कि असल में सम किसके बराबर है, सम बराबर है a प्लस बी प्लस सी के। ये तो मैंने बताया नहीं, समझ रहे हो, क्लियर हुआ। अब देखो जब इसको रन करूंगा ना, तो क्या आंसर आ जाएगा, 7। आ गया ना, समझ गए। जब भी तुम लोग वेरिएबल डिफाइन करो ना, तो बताना था कि वो वेरिएबल क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो सम था किसके बराबर, a प्लस बी प्लस सी के बराबर था, ठीक है। फिर यहाँ पे वैल्यू तब आएगी इसकी। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे इसको 40 कर दूंगा, अब क्या आंसर आ जाएगा, ये 90। क्लियर हो गया, समझ गए। तो इस तरह से आंसर आते हैं। और अगर मैं वेरिएबल का यूज ना करके डायरेक्ट यहाँ 10 20 30 लिखता, तो आंसर आपका वही रहेगा, 60 60 करके। क्लियर हो गया, हो जाएगा क्वेश्चन। अब लिखो तो क्वेश्चन कॉपी पे, टेस्ट है ना, राइट। राइट a program, write a program to find the area of circle, to find the area of circle, math, to find the area of circle at compile time, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन करा देता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट a program, write a program to find the area of rectangle, to find the area of rectangle, नेक्स्ट लिखो, राइट a program to find the perimeter of rectangle, तीन क्वेश्चन इनफ है, और बाकी आज के जो थे वो हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो मैं करवा देता हूँ, इधर ध्यान दो, इधर है ना, कौन सा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो ये क्वेश्चन तो मैं करवा देता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल का क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप लोग इस तरह से लिखो, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताना चाहिए। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है कि एरिया बराबर है किसके, पाई आर स्क्वायर के, है ना, पाई आर स्क्वायर के, ठीक है, इस तरह से। क्लियर हो गया, ये मतलब है इसका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल चाहिए मुझे, बताओ कितने वेरिएबल चाहिए मुझे इस क्वेश्चन में, कौन कौन से, दो कौन कौन से, रेडियस और कौन बोल रहा है, बोलो वाले, आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है नहीं, तो फिर क्यों आपकी आवाजें निकल रही है, आप लोग चुपचाप बैठ रहे हो। कितने वेरिएबल निकलेंगे हमारे पास, कितने वेरिएबल चाहिए, कितने चाहिए, कितने वेरिएबल चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, बताओ बताओ, शाबाश। क्या लिखा है, टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल,
एक तो हमें एरिया चाहिए 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 दिखा सामने, है ना। लेकिन जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया के अंदर हमें एक चीज मिलती है, क्या? आर मिलता है ना, रेडियस भी, ठीक है। तो हमें टोटल दो वेरिएबल भी चाह सकते हैं, अगर हम लेना चाहें हम दो वेरिएबल भी ले सकते हैं, तीन वेरिएबल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दो से भी करके बताऊंगा, तीन से भी करके बताऊंगा कैसे। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एरिया नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। एक एरिया नाम का वेरिएबल ले लिया जो खाली है, एक रेडियस नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 5 डाल दिया, और एक तीसरा वेरिएबल जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा पाई वाला वेरिएबल। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 ये वैल्यू होती है। लेकिन देखो जब मैं पाई लिया ना, पाई इज इक्वल टू 3.14, लेकिन ये किसके थ्रू दे दिया मैंने? इंट के थ्रू दे दिया। जब मैंने इसको इंट के थ्रू दे दिया तो आंसर क्या आएगा? गलत ही आएगा, क्योंकि वो 3 उठाएगा, ठीक है। तो मैं इसको नीचे आके डिफाइन करूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा फ्लोट। ये कर रहा हूं मैं तीन वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। फ्लोट ऑफ FLOAT, फ्लोट पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, क्या आएगा फॉर्मूला? कि एरिया बराबर होता है किसके? एरिया इज इक्वल टू, पहले तो इसको डिलीट करने दो ना मुझे। एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू पाई, तो पाई की वैल्यू मैंने लिख दी है। पाई इंटू होता है ना, इंटू। तो जब भी सी लैंग्वेज में हमें आपको इंटू करवाना होता है तो इंटू के लिए आप यूज करते हो स्टार, ठीक है, स्टार, ठीक है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करो, पाई इंटू आर स्क्वेयर, ठीक है। तो आर, आर स्क्वेयर का मतलब क्या होता है? आर स्क्वेयर का मतलब होता है आर इंटू आर, ये मतलब होता है ना आर स्क्वेयर का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पाई इंटू आर, सेमीकोलन। लो जी बन गया, क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे? द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दिस, या फिर तो आप लोग इसको ऐसे भी सकते हो, बहुत इजी है। तो द एरिया ऑफ सर्कल, द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस, विद रेडियस, यहाँ रेडियस की वैल्यू आनी चाहिए। तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी? इंट में है ना वो, तो वो आएगा परसेंटेज डी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर है? वो बराबर है परसेंटेज, वो याद रखना। अच्छा गलत हो गया कॉन्सेप्ट ये, जब मैं पॉइंट वाला यूज कर रहा हूँ ना, पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो भी पॉइंट में आएगा। तो मुझे एरिया जो मैं लूंगा ना, एरिया, वो भी किस में आएगा? वो भी फ्लोट में ही आएगा, एरिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि एरिया के पास क्या है? पाई इंटू आर, तो पाई के पास तो पॉइंट वाली वैल्यू है, इन सबका होल जो आपको कैलकुलेशन आएगी वो भी पॉइंट में आएगी, समझ रहे हो। तो हमने एरिया को किस में लेंगे? पॉइंट में लेंगे। क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा है? फ्लोट वाला कॉन्सेप्ट यही आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला कॉन्सेप्ट तो आपको उस पर चल पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस दिस इज इक्वल टू दिस, परसेंटेज एफ, ठीक है। तो पहले वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? वो आ जाएगी आर से, दूसरे वैल्यू आ जाएगी एरिया से, ठीक है। एक बार चेक करके देखते हैं, आ गया आंसर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 इज इक्वल टू दिस, क्लियर हुआ? मतलब चलो मैं बताता हूँ क्या किया हमने। देखो क्वेश्चन क्या बोला था मुझे बोला था कि आपने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना, तो एरिया किसके बराबर होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने तीन वेरिएबल ले लिया, एक ले लिया मैंने रेडियस आर के लिए, ठीक है। तो इसको भी रहने दो, बस इसको फ्लोट में रहने दो, इसको भी हम लोग उसमें लेते हैं, फ्लोट में ले लेते हैं इसको भी। आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं ऐसे बार बार, इसको कोमा आर इज इक्वल टू 5 ले लिया मैंने इसको, ठीक है, इस तरह से। तो देखो मैंने तीन वेरिएबल ले लिए, तीनों फ्लोट में लिए। फ्लोट में क्यों लिए? क्योंकि आंसर किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। क्यों पॉइंट में आएगा? क्योंकि वो 3.14 का यूज करता है बीच में, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैंने सारा नंबर फ्लोट में ले लिया। अब देखो मैंने आर में वैल्यू दे दी है, एरिया मैंने खाली रखा है, और पाई मैंने इसके बराबर कर दिया है। तो मैंने क्या बोला कि जो आपका एरिया आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा पाई इंटू आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि लिखा विद रेडियस करके, तो इसको उड़ा दो, इसको लिखना कंपल्सरी नहीं है, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल आप लोग इससे लिख सकते हो, सिंपल ऐसे करके, ऐसे करके एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ के बाद आंसर कहाँ से आएगा? वो जाएगा एरिया से, बस बात खत्म। क्लियर हो गया? ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। क्लियर हुआ कि नहीं? अब तो जाना चाहिए, हुआ कि नहीं? अरे देखो ना, आप लोगों ने मैथ की कैलकुलेशन थोड़ी नहीं करनी है इसमें, ठीक है। मुझे पता है मैथ से डर लगता है, लेकिन वो कैलकुलेशन आप लोगों ने थोड़ी नहीं करनी, वो तो कंप्यूटर करके देगा। आप लोगों ने सिर्फ लॉजिक लिखना है, समझे कि नहीं? है दिव्या? है?
जहाँ इतनी बड़ी चीज लिख दी वो तो कुछ भी नहीं फिर। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हो आप, दो वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हो। मतलब पाई को उड़ा दो यहाँ से, पाई को उड़ा दो। जब पाई को उड़ा दी तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू यहाँ यूज कर लो 3.14, डायरेक्ट यूज कर लो उसकी वैल्यू, आंसर तब भी आ ही जाएगा। नहीं 0, ओहो 22/7 लिखना पड़ेगा इधर। जीरो गड़बड़, बाई बटे 7 ही नहीं होता एरिया। गलत जा रहा है, कोई बात नहीं, पाई के साथ यूज कर लो इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आप लोगों का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बताओ क्या आंसर होता है इसका, क्या फॉर्मूला होता है उसका? बस इजी तो है ना? तो इसमें कितने वेरिएबल यूज होंगे बताओ, कितने वेरिएबल यूज होंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में? फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, है ना, लेंथ इंटू बी, बैठ है ना। बताओ कितने फॉर्मूले, कितने वेरिएबल यूज होंगे इसमें? तो 3, कौन कौन से? एक एरिया होगा, एक एल होगा और एक बी होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सिंपल ले सकते हो, यहाँ पे इंट में ले सकते हो। इंट में ले लिया आप, क्या इंट में ले लोगे आप, एक एरिया ले लोगे जिसको खाली रखोगे, एक आप एल ले लोगे, एक आप बी ले लोगे, बस बात खत्म होगी। इतना छोटा सा प्रोग्राम था ये। एक एल इजिकल टू आपने ये ले लिया और आपने बी इजिकल टू दिस ले लिया, ये बस काम, बात खत्म होगी। अब नीचे भी अपडेट कर देना कि एरिया किसके बराबर है जी, एरिया बराबर है एल इंटू बी के, लॉजिक, बात खत्म होगी। तो यहाँ क्या जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये इस तरह से। और यहाँ क्या, यहाँ जाएगा परसेंटेज डी। मतलब दूसरा क्वेश्चन भी हो गया आपका। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं? इस तरह से क्वेश्चन, आप तीसरा क्वेश्चन खुद ट्राई करना, काफी आज के लिए, ठीक है। तो जाओ करो, और है ना, और आंसर आने चाहिए सबके। यहाँ नहीं कर पाओगे तो फोन में करने हैं, ठीक है, समझ गए? फोन के थ्रू बता देने करके।